हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं आज यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यदि बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद रेडिएशन, प्रेशर और फोर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन तो यहाँ पर होने ही होने हैं। अब मैं बात करूँ यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझाया हुआ है 4 से 5 पार्ट्स में। तो आप हमारे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बहुत शानदार तरीके से समझाया हुआ है, और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं मेंस और एडवांस लेवल के, वो भी वहां पर डिस्कस कराए हैं। तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। रेडिएशन, प्रेशर पर भी कॉन्सेप्ट बूस्टर बना रखा है, उसको भी आप चेकआउट कीजिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत ही एडवांस लेवल तक के सवाल भी वहां पर दिए हुए हैं। आप जरूर उन सवालों को चेकआउट कीजिए, वहां थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम यहां से जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं यहां पे हम फोकस कर रहे हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है। यहाँ पर इजी टू मॉडरेट होने वाला है। यदि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर जरूर देखिएगा। उसमें जो लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं उनमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है कराए हैं हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट के बराबर है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड वुड बी इक्वल टू। तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की पूछी है और हमें दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम इसलिए लगाते हैं जिससे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी रोका जा सके। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम इतना पोटेंशियल लगाते हैं, तो मैं लिखूंगा E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये किसके बराबर होने वाला है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होने वाला है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होने वाला है। ठीक बात है, वही आपसे पूछा गया है। तो Kmax की वैल्यू आप लिख देंगे E, विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका मैग्नीट्यूड है कुलम में, इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास 2 वोल्ट। कुलम इंटू वोल्ट हो जाता है जूल के बराबर, तो आंसर वुड बी इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमें मिल जाता है। तो ये आंसर होगा। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3.2 10⁻⁻19, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए।
उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेईई मेन 2022 के लिए। ये जेईई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और एमसीक्यू जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और एमसीक्यूज और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है, और ये 23 जनवरी को होगा, और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद, और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है। जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं, और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए, यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो आगे अब बढ़ जाते हैं। If the de Broglie wavelength of a proton is this much, the electric potential through which it must have been accelerated is equal to। देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं, जब इस हाई स्पीड पे मूव करते हैं, तो वो वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं, और उस वेव का जो वेवलेंथ होता है वो डी ब्रॉगली रिलेशन से दिया जाता है, और उससे वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो p के बराबर है, सो h अपॉन p जो होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। ये लैम्डा डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है, h अपॉन p उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। अब पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को लिखा जा सकता है m इंटू v के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h अपॉन mv। अब हमसे तो पूछा है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे प्रोटॉन को, तो इतना डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलेगा। तो भाई मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि मान लीजिए प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज जानते हैं प्लस ई के बराबर होता है, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस v से हमने चार्ज कर दिया, v से एक्सेलरेट करवा दिया, तो इसके पास आने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो इस प्रोटॉन के पास आएगी कितनी आ जाएगी, ई इंटू वी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम रिलेशन हम जानते ही हैं ऑलरेडी, क्या होता है बेटा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो इस रिलेशन से और इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 2mEv का अंडर रूट। तो यहाँ जो लीनियर मोमेंटम है उसकी जगह अंडर रूट ऑफ 2mEv यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा h अपॉन 2mEv का अंडर रूट। तो हमें लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लैम्डा कितना है बेटा, 10⁻⁻13 मीटर। h की वैल्यू आप जानते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34। ये m है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19। आपके पास बचा है सिर्फ एक वेरिएबल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द प्रोटॉन वाज एक्सेलरेटेड। तो एक वेरिएबल के लिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, A surface is radiated
इरेडिएटेड का मतलब है कि रेडिएशन उस पर फॉल करवाया जाता है, गिराया जाता है रेडिएशन उस सरफेस पर विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 0.2 माइक्रोमीटर। ये वेवलेंथ दिया है अल्ट्रावायलेट रे का। If the maximum velocity of electron liberated from the surface is this much, then find the work function of the surface. तो हमें उस सरफेस का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है और हमें मैक्सिमम स्पीड उस इलेक्ट्रॉन की भी दे रखी है। तो मैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जानता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस ऑफ फाई नॉट। अब हमें मैक्सिमम स्पीड दिया है तो मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा को आप लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में फाई नॉट। तो यहाँ से फाई नॉट आप कैलकुलेट कर लीजिए, सब चीजें आपको दी हुई हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब कैलकुलेशन की आदत आपको डालनी होगी। कैलकुलेशन जो है आप यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, कैलकुलेशन आप लास्ट तक करेंगे तो ये आपके स्किल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम में एक्चुअल में ये चीज हेल्प करने वाली है। तो आप कैलकुलेशन जो मैं कह रहा हूं ना कि आगे आप कर लीजिए, तो इसका मतलब है आपको करना है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं वही बड़ी बात है, लेकिन यदि आप इसको और आगे तक ले जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है एक अनदर लेवल पे जो है पहुंच जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और एक सलाह भी है कि आप ये कैलकुलेशन खुद से करिए, लास्ट तक करिए। आप देखिए आपको एक सर्वाइविंग स्किल जो है आपको मिलने वाले हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे जिंदगी में, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक नहीं है काम आएगी कैलकुलेशन, बल्कि जिंदगी भर जो है काम आएगी यदि आप इंजीनियर बनने का आपने ठान लिया है तो। अब अगले सवाल आते हैं इस पे। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 24800 एंगस्ट्रॉम। इतने एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ है यदि फोटोन का, तो फोटोन का एनर्जी आपको बताना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि एनर्जी जो है बेटा होता है hc बाय लैम्डा, और hc की जो वैल्यू है वो आप याद रख सकते हैं 12400, और ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम में। hc की वैल्यू इतनी आप रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वैल्यू होती है। यदि मैं इसको लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर दूं, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो क्या होगा बेटा, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें आंसर जो है मिल जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है, विच इज 24800, तो आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा आपको 1/2, यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When the light of frequency this much is incident on the metal, photo emissions of electron occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? अब देखिए सवाल जो है बहुत ज्यादा बेसिक हैं, लेकिन आपको ये सारे सवाल आने चाहिए। यदि आपको आता है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप जो है पूरा सवाल को देखें, बिकॉज सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना ही इनफ नहीं है, बल्कि यूनिट का कन्वर्जन भी आपको यहाँ पे सीखना होगा। तो देखिए वर्क फंक्शन दिया है हमें, फाई नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 इंटू 10 टू द पावर 14, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। के मैक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब ऑप्शंस आप देखिए, ऑप्शंस जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यानी कि ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कैलकुलेट करनी है। आप लगाइए यहाँ पे आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो आइंस्टाइन्स इक्वेशन कहता है कि के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू या एच एफ लिख सकते हैं, माइनस ऑफ फाई नॉट। अब एच की वैल्यू लिखिए 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखिए 6 इंटू 10 टू द पावर 14, माइनस फाई नॉट की वैल्यू रखेंगे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाता है आपके पास के मैक्स यही आपको निकालना है। अब देखो बेटा ध्यान से कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये SI यूनिट्स में हमें मिलने वाली है, जूल में हमें मिलने वाली है। ये क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इस जूल में जो क्वांटिटी है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए,
और आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई क्वांटिटी है और इसे आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो आपको जूल से कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमने किया है, सो दिस इंटू दिस आप करेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस मच। तो ये आपको दिया हुआ है इंटेंसिटी, या इसको कहा गया है एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स और इंटेंसिटी एक ही बात है। तो सन से निकलने वाली जो लाइट है अर्थ पर पहुंच रही है, उसका इंटेंसिटी है इतना। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। अज्यूम दैट photons in the sunlight have an average wavelength of 550 नैनोमीटर। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसा कह रहे हैं आपसे कि अर्थ का एक स्क्वायर मीटर एरिया है हमारे पास। ये अर्थ का कोई पोर्शन है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। यहां पर फोटॉन्स आकर इंसिडेंट हो रहे हैं, फोटॉन्स यहां पर आकर इंसिडेंट हो रहे हैं, और फोटॉन्स की जो इंटेंसिटी है बेटा वो आपको दी हुई है, इंटेंसिटी आपको दी हुई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड में कितने आ रहे होंगे, यानी कि एक सेकंड में, टाइम इंटरवल एक सेकंड में, डेल्टा टी की जो वैल्यू है एक सेकंड में इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितने फोटॉन्स आकर गिर रहे होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी होता क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट्स से ए, ऐसे रैंडम शेप का एरिया है और इसका वैल्यू है ए। एनर्जी जो है इस एरिया से पास हो रही है, एनर्जी इस एरिया से पास हो रही है, और वो एनर्जी जो पास हो रही है डेल्टा टी टाइम में जो एनर्जी पास होती है वो ई के बराबर है। एनर्जी ई के बराबर पास हो जाती है डेल्टा टी टाइम इंटरवल में थ्रू दिस एरिया ए। तो इस एनर्जी का इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी होता है बेटा आपके पास E अपॉन A इंटू डेल्टा टी। अब E अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बेटा, आपके पास पावर होता है, तो पावर अपॉन एरिया भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, या E अपॉन A डेल्टा टी भी आप याद रख सकते हैं। तो बेटा मुझे बताइए कि यदि 1 सेकंड की बात करें और 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो कितना एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर आ जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू, देखिए यहां से हमें एनर्जी निकालना है तो आप क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू डेल्टा टी। तो इंटेंसिटी हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा और टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें टोटल एनर्जी उन सारे फोटॉन्स की पता चल जाती है। और हम जानते हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, यानी कि एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ ही होगी। तो मान लेता हूं n नंबर ऑफ फोटॉन्स आकर गिरते हैं इस जगह पर, इस कंडीशन में, तो मैं लिख सकता हूं n नंबर ऑफ फोटॉन्स, और एक फोटॉन की एनर्जी जो है किसके बराबर है, hc/λ के बराबर है। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाते हैं इस कंडीशन में, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में गिरने वाले फोटॉन्स की जो संख्या है वो मिल जाती है आपके पास इंटेंसिटी अपॉन hc/λ आपको मिल जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, hc आप जानते हैं, तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ऐसे ही सवाल हो जाएगा, आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है, ये रहा, SI यूनिट्स में दिया है, और आप SI यूनिट्स में जो है निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी कि hc/λ करके आप निकाल सकते हैं। तो सवाल हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ सेंसिटिव प्लेट विद द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन है इतना और लाइट का वेवलेंथ है इतना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सवाल काफी आसान है कि Kmax की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12400 यानी फोटोन की एनर्जी निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें फोटोन की एनर्जी मिलती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से माइनस करेंगे वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो हमें आंसर मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर चेक कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिया है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करना, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करना, तो ये बन जाएगा 2.48 और ये बन जाएगा आपके पास 1.9 और माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आंसर में मिल जाता है। काफी आसान कैलकुलेशन, काफी आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ फोटो कंडक्टिंग शीट। तो हमारे पास एक पॉइंट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और ये पॉइंट सोर्स इस फोटो कंडक्टिंग प्लेट के सामने रखा हुआ है। आगे चलते हैं। एज द लाइट फॉल्स ऑन द शीट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड विच आर रिमूव्ड इमीडिएटली आफ्टर देयर इजेक्शन। तो जब लाइट इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर आकर गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत ही झाड़ के साफ कर दिया जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही लिबरेट होते हैं उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। फॉर दिस सिचुएशन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहां पर मार्क करने हैं। तो यहां पे लिखा है कि पहला स्टेटमेंट, एज वी मूव फ्रॉम O to X द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय एनी स्मॉल इक्वल एरिया इज डिक्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन है, as time passes the maximum kinetic energy of photo electrons liberated decreases। तीसरा ऑप्शन है, if sheet is earth then the number of photo electrons liberated by any small area increases। डी है आपके पास all of these। तो हम एक एक ऑप्शन जो है यहां पे डिटेल से चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा। तो पॉइंट सोर्स की यदि बात करें, पॉइंट सोर्स की यदि बात करें तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो इस तरीके से निकलने वाली है हर डायरेक्शन में। लाइट ऐसे हर डायरेक्शन में जो है निकलने वाली है, और मैं किसी भी एक पॉइंट पर, मान लीजिए एक पॉइंट है जो यहां से r डिस्टेंस पर है, तो जब लाइट यहां तक पहुंच जाएगी, जब फोटॉन्स यहां तक पहुंच जाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इतने एरिया में जो एनर्जी है वो प्रेजेंट है। तो मैं सोर्स की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर बता सकता हूं, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू पावर मान लेते हैं इसका P है, डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। ये मैं यहां पर लिख सकता हूं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए, जब मैं इस फोटो सेंसिटिव प्लेट की यदि बात करता हूं, फोटो सेंसिटिव प्लेट की बात करता हूं, तो फोटो सेंसिटिव प्लेट का ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा नजदीक है, और जैसे जैसे हम O से X की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम O से X की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो डिस्टेंस है सोर्स से वो बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम O to X। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां पर सबसे ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कम होती जाएगी। तो भाई यहाँ पे जो इंटेंसिटी आने वाला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो होगा सबसे ज्यादा, इसके ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी होगा थोड़ा कम, इसके ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी होगा और कम, इसके ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी होगा और कम, इसके ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी होगा और भी ज्यादा कम। तो लाइट का इंटेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कम होता जा रहा है। अब लाइट की इंटेंसिटी से क्या मतलब है? लाइट की इंटेंसिटी से मतलब है, देखिए यहां जो है एक ही फ्रीक्वेंसी के जो फोटॉन्स हैं वो निकल रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होने वाली है, चाहे वो पॉइंट यहां हो, चाहे वो पॉइंट कहीं हो, चाहे वो पॉइंट और भी ज्यादा दूर हो, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर जो गिरेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, मान लीजिए मैं इस एरिया की बात करता हूं, इस एरिया की बात यहां पे करता हूं, इस एरिया की बात यहां पे करता हूं, इस एरिया की बात यहां पे करता हूं, तो यदि इक्वल एरिया की यदि बात करें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पर सबसे ज्यादा गिर रहे होंगे, यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स और भी कम होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाने वाली है, कम होती जाने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले पार्ट में दिया है कि एज वी मूव फ्रॉम O to X द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड एनी स्मॉल इक्वल एरिया इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल ठीक बात है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या है वो घटती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। चाहे हम यहां से नीचे जाएं तो भी नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी, बिकॉज यहां से भी डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। बात आई समझ में आपको? ठीक है। तो एक चीज आप एक और चीज से आप समझ सकते हैं इस पूरी कहानी को। इस पूरी कहानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग आने वाले हैं, आपके घर में 4 लोग आने वाले हैं। एक फनी सा एग्जांपल है, 4 लोग आने वाले हैं और आपको जिम्मा दिया गया कि आपको चाय बना के पिलानी है। तो आप क्या करेंगे कि 4 जो हैं लोग आने वाले हैं,
एक एक्स्ट्रा बना के चल लेता हूं, क्या पता कोई एक्स्ट्रा आ जाए। तो हम हमेशा जो है एक्स्ट्रा चीज बनाते हैं। तो हम लोगों ने जो है 5 लोगों की चाय बनाई है, 5 चाय बनाई है, 5 लोगों की चाय बनाई है, 5 लोगों के बराबर मटेरियल बनाया है और वही खरीद के लाए हैं, दूध लाए 5 लोगों के लिए और 5 लोगों का दूध जो है हमने चाय में डाल दिया। अब पता चला 4 लोग तो आ गए, उसके बाद 2 लोग और आ गए, 2 लोग जो है और आ चुके हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपने 4 लोगों को तो चाय जो है दे दी है, आपके पास बची है सिर्फ 1 कप चाय और दूध जो है खत्म हो चुका है पूरी दुनिया में। तो आप क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे और जो चाय का जो इंटेंसिटी है, चाय का जो फ्लेवर है जो दूध से आता है वो और कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो एक चाय है वो इन बाकी 2 लोगों के लिए आने वाली है। तो आपने क्या किया कि हो सकता है कोई और आ जाए, तो आपने 1 कप जो दूध बचा है ऊपर से और 2 कप आपने और पानी मिलाया, आपने एक और एक्स्ट्रा बना के रखी है। तो इंटेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है, चाय की जो फ्लेवर है कम हो चुका है। मान लीजिए 2 लोग और आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ से एक एक्स्ट्रा कप बचा है उसमें से और ज़्यादा पानी मिलाएंगे। तो पानी की जो क्वांटिटी है चाय में बढ़ती जा रही है, पर यूनिट कप, पर कप की बात करें तो पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, कह सकते हैं चाय का जो फ्लेवर है वो घटता जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर है कि यहाँ पर जो फोटॉन्स हैं, देखिए फोटॉन्स जो हैं ऐसे चल रहे हैं, फोटॉन्स जो हैं इस तरीके से चल रहे हैं। तो फोटॉन सबसे पहले पहुंचेंगे कहां पर, यहां पर फोटॉन्स पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फोटॉन्स कहां पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद फोटॉन्स कहां पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचेंगे। तो बिकॉज फोटॉन्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फोटॉन सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फोटॉन्स इन वाले पॉइंट्स पर भी पहुंचने वाले हैं। तो फोटॉन्स क्योंकि लेट पहुंचे हैं, तो फोटॉन्स इस टाइम इंटरवल में क्या हुआ है कि और ज्यादा फैल चुके हैं, बिकॉज ये इस तरीके से फैल रहा है, बॉम्ब की तरह फूट रहा है। तो जो सबसे पास में फोटॉन से मिलेगा वो ज़्यादा मोमेंटम जो है शेयर कर रहे होंगे, ज़्यादा मोमेंटम जो है शेयर वहाँ पे हो रहा होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं सबसे नियरेस्ट वाले पॉइंट पर ज़्यादा आकर गिरेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इस पॉइंट से, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या कम होती जाएगी। तो फोटॉन्स के बारे में पता चल गया कि फोटॉन्स कहाँ पर कम, कहाँ पे ज़्यादा होंगे। अब जहाँ पे ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होने वाले हैं। यहाँ पर यदि मैं प्लेट बना देता हूँ ये, तो यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही होगी। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। सही बात है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन के निकलते ही इलेक्ट्रॉन को हटा दे रहे हैं। तो इस पर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे वो अट्रैक्टिव फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे चार्ज ये इंक्रीज होता जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है एक अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं और भी ज्यादा रिटार्ड होने वाले हैं, और भी ज्यादा रिटार्ड यदि होंगे तो इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो और भी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, चार्ज ऑन दिस रॉड विल कीप इंक्रीजिंग, और वो चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा कर देगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने में मुश्किलें ज्यादा पैदा कर देगा। तो इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है इफ शीट इज अर्थ, यदि मान लीजिए इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, यदि इसको ग्राउंड करेंगे बेटा तो क्या होगा कि जो एक्सेस चार्ज है शीट पर वो जमीन में चला जाएगा। जो एक्सेस चार्ज है वो जमीन में चला जाएगा तो होगा क्या बेटा, ये जमीन में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या कहेंगे हम कि पॉजिटिव चार्ज यदि चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि वो इंक्रीज होने लगेगी। अब डिक्रीज है तो अर्थ करने के बाद इंक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शीट इज अर्थ देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय एनी स्मॉल एरिया इंक्रीजेस। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी ज्यादा निकल रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे जितना भी उनको दिक्कत आ रहा था पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो दिक्कत अब खत्म हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल जाएंगे एज कंपेयर टू बिफोर। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब चार ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर टिक कर सकते हैं।